मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। ठंड के दिन थे। हवा में एक अजीब से सिहरन थे जो हड्डियों तक को कपा देते थे। मनोज के चाचा जी की तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थे और वो शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती थे। मनोज को हर साल में आज उनसे मिलने जाना ही था हर हाल में। अस्पताल के मरीजों से मिलने का समय शाम 5 बजे से 6 बजे तक ही था। मनोज के घर से अस्पताल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थे। इस सफ़र को तय करने का इकलौता जरिया ट्रेन थे और उसके घर से रेलवे स्टेशन तक पैदल जाने में भी आधा घंटा का समय लग जाता था। तैयारी करके मनोज ठीक दोपहर 2 बजे अपने घर से निकला। तेज़ कदमों से चलते हुए वो स्टेशन पहुंचा और ठीक 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती रही और करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद शाम 4:30 बजे मनोज उस शहर के स्टेशन पर उतरा जहां उसके चाचा जी भर्ती थे। मनोज दौड़ते दौड़ते भागते हुए अस्पताल पहुंचा। वार्ड में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसके चाचा जी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। मनोज उनके पास बैठकर उनका हाल चाल लिया, उन्हें सांत्वना दी और कुछ ज़रूरी बातें की। देखते ही देखते मिलने का वक्त ख़त्म हो गया। शाम के 6 बज चुके थे और वार्ड बॉय ने सभी रिश्तेदारों को बाहर जाने को कह दिया। अस्पताल के बाहर निकलते ही मनोज को एहसास हुआ कि वापसी की ट्रेन रात 9 बजे की थी। उसके पास काफ़ी वक्त था, इसलिए वो धीरे धीरे पैदल ही स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। जब मनोज वापस स्टेशन पहुंचा और घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से पूरा स्टेशन एकदम सुनसान और खौफनाक अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ पीले बल्ब की मध्यम रोशनी कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ठीक 1 घंटे के इंतज़ार के बाद रात के 9 बजे ट्रेन के आने की सीटी गूंजी। ट्रेन आकर रुकी। मनोज फुर्ती से डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर पैर रखते ही उसे अजीब सा लगा। पूरा कंपार्टमेंट खाली था, उसके अलावा वहाँ एक भी मुसाफिर नहीं था। मनोज अपनी सीट पर बैठ गया और ट्रेन धीमी आवाज़ के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन सफ़र शुरू होते ही मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, कोई लगातार उस पर नज़र रख रहा है। कौन है वहाँ? मनोज ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ खाली सीटें और अंतहीन अंधेरा था। वहाँ कोई नहीं था। फिर भी भारी सांसों की आवाज़ साफ सुनी जा सकते थे। करीब 1.5 घंटे के इस रूह कपा देने वाले सफ़र के बाद ट्रेन आखिरकार मनोज के गांव के स्टेशन पर आकर रुकी। वहाँ का माहौल शहर के स्टेशन से भी ज़्यादा डरावना था। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था। मनोज उम्मीद खोते हुए स्टेशन से बाहर निकला और वक्त का ना तो कोई बैलगाड़ी थे, ना कोई तांगा और ना ही कोई गाड़ी। मजबूरन उसने पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो हवा के झोंकों से ऐसे हिल रहे थे मानो कोई भूतिया हाथ उसे बुला रहे हों। चलते चलते रास्ते के मोड़ पर मनोज को एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा दिखाई दिया। ठंड के बावजूद वो वहीं ज़मीन पर सिकुड़ कर बैठा था। मनोज को देखते ही उस बूढ़े आदमी ने एक कांपती गहरी आवाज़ में पूछा, मनोज, तुम्हारे चाचा जी की तबीयत कैसी है अब? मनोज के कदम वहीं ठहर गए। इस सुनसान रात में, इस सुनसान रास्ते पर कोई उसका और उसके चाचा का नाम कैसे जान सकता है? सबसे अजीब बात यह थी कि उस बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे को एक मोटे शॉल से पूरी तरह से ढका हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मनोज ने अपने डर पर काबू पाते हुए सूखी थूक निकली और कहा, जी अभी तो ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि दवा असर कर रही है। मनोज की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने राहत की ठंडी सांस ली
और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, हवा का एक तेज झोंका आया और उसके चेहरे से वो शॉल हट गया। जैसे ही मनोज की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। छाती में जैसे दिल धड़कना भूल गया। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोज के वही दादाजी थे जिनकी मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। मनोज ने बचपन में उनकी तस्वीरें देखे थे और उन्हें अच्छे से पहचानता था। सामने खड़ी वो रूह कोई भयानक चुड़ैल या डरावना साया नहीं थे, बल्कि एक पिता की आत्मा थे। मरने के बाद भी बेटे या कि मनोज के चाचा के प्रति उनका मोह और प्यार खत्म नहीं हुआ था। वो केवल अपने बीमार बेटे का हाल जानने के लिए उस सूनी राह पर मनोज का इंतज़ार कर रहे थे। दादाजी की रूह ने मनोज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बेटे की सलामती की खबर सुनते ही उनके चेहरे पर असीम शांति छा गई। वो धीरे से मुस्कुराए और इससे पहले कि मनोज कुछ बोल पाता, वो कोहरे की घनी चादर में विलीन हो गए। मनोज वहां से भागा नहीं, उसकी आंखों में डर की जगह अब आंसू थे। वो समझ चुका था कि कभी कभी रिश्तों का धागा मौत से भी ज्यादा मजबूत होता है। वो शांत कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। मनोज उस रात जब घर लौटा तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। दादाजी का वो शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसने तय किया कि वो ये बात घर पर किसी को नहीं बताएगा। वैसे भी बिना किसी सबूत के इस खौफनाक बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। दिन बीतते गए। वक्त के मरहम और डॉक्टरों की मुस्तैदी ने असर दिखाया। करीब 2 हफ्ते बाद अस्पताल से फ़ोन आया कि चाचा जी अब पूरी तरह ठीक हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। चाचा जी को वापस लाने की जिम्मेदारी एक बार फिर मनोज को सौंपी गई। दोपहर के वक्त मनोज अस्पताल पहुंचा। औपचारिकताएं पूरी करने और दवाइयां लेने में शाम हो गई। जब मनोज चाचा जी को लेकर अस्पताल से बाहर निकला तो सूरज ढल चुका था और हवा में वही जानी पहचानी सर्द सिहरन वापस लौट आई। शाम की ट्रेनों से दोनों ने सफ़र शुरू किया। चाचा जी खिड़की से बाहर देखते हुए बीमारी के बाद की ताज़ी हवा का मज़ा ले रहे थे। मनोज का दिल किसी अनजाने घबराहट से तेजी से धड़क रहा था। उसे रह रह कर लग रहा था कि आज फिर कुछ होने वाला है। रात के ठीक 10:30 बजे ट्रेन ने एक लंबी सीटी मारी और उनके गांव के उसी छोटे स्टेशन सुनसान स्टेशन पर आकर रुक गई। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही मनोज ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई इंसान। चलो मनोज, पैदल ही चलते हैं। वैसे भी डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ी देर चलना मेरे लिए अच्छा ही होगा। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए अपने मफलर को थोड़ा और कस लिया। दोनों ने कच्ची सड़क पर चलना शुरू किया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके जूतों के नीचे चरमराते सूखे पत्तों की आवाज़ भी काफ़ी तेज़ आ रही थे, काफ़ी डरावनी लग रही थे। रास्ते के दोनों तरफ खड़े वो डरावने पेड़ आज और भी खौफनाक लग रहे थे, जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतज़ार कर रहे हों। चलते चलते ठीक उस मोड़ पर जहां वो विशाल बरगद का पेड़ था, कोहरे की एक मोटी चादर ज़मीन पर तैरने लगी। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि मुंह से भाप निकलने लगा। मनोज के कदम धीमे हो गए। उसकी नज़रें बरगद के पेड़ की जड़ पर टिक गईं। वहाँ कोहरे के बीच से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वही मोटा शॉल, वही सुकड़ी हुई कांपती काया, वही बुजुर्ग आदमी आज फिर वहीं बैठा था। मनोज, कौन है वहाँ? चाचा जी ने अचानक ठिठकते हुए पूछा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। इससे पहले कि मनोज कुछ जवाब देता, वो बुजुर्ग आकृति धीरे से अपनी जगह से खड़ी हुई। हवा का एक तेज बर्फीला झोंका आया। उस झोंके ने न सिर्फ पेड़ों को हिलाया बल्कि उस बुजुर्ग के चेहरे पर लिपटे शॉल को भी एक तरफ उड़ा दिया। पीले बल्ब की मध्यम रोशनी और सफ़ेद कोहरे के बीच उस रूह का चेहरा पूरी तरह साफ हो गया।
बाबूजी। चाचा जी के गले से एक चीख निकलकर वहीं थम गई। उनके पैर कांपने लगे। वो चेहरा हूबहू उनके स्वर्ग पिता यानी मनोज के दादाजी का था। वो कोई भ्रम नहीं था। हवा में तैरती वो रूह धीरे धीरे चलकर चाचा जी के बिल्कुल करीब आ गई। माहौल में एक अजीब सी अलौकिक शक्ति थी। कोई खौफनाक आवाज़ नहीं, कोई डरावनी हरकत नहीं। दादाजी की रूह ने अपनी कांपती धुंधली उंगलियों से चाचा जी के गालों को छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ हवा के पार निकल गया। उनकी रूहानी आवाज़ गूंजी जो सीधे कानों से नहीं बल्कि दिल में सुनाई दे रहे थे। अब ठीक हो ना मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी आंखों से सही सलामत देखना चाहता था। चाचा जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो घुटनों के बल बैठ गए। दादाजी ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने बेटे को पूरी तरह स्वस्थ और मुस्कुराते देख दादाजी के चेहरे पर एक ऐसी असीम और दिव्य शांति छा गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो धीरे से पीछे हटे, मनोज की तरफ देखा जैसे वो उसे धन्यवाद कह रहे हों। अगले ही पल हवा का एक और झोंका आया, कोहरा और घना हुआ और वो रूह उस धुंध की चादर में हमेशा के लिए विलीन हो गई। इसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिए। जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और आंखें नम थे। घर के सभी लोग आंगन में उनके स्वागत के लिए खड़े थे। चाचा जी को सही सलामत देखकर दादी और माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन चाचा जी के बहते आंसुओं ने देखकर सब चौंक गए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम दोनों इस तरह रो क्यों रहे हो? दादी ने घबरा कर पूछा। अब मनोज के लिए सच को छुपा पाना मुमकिन नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और उस पूरी रात की आप बीती, स्टेशन का सन्नाटा, खाली ट्रेन, वो रहस्यमय बुजुर्ग और आज रात दोबारा उस मुलाकात का पूरा सच सबके सामने रख दिया। मनोज की बात सुनकर पूरे आंगन में एक सन्नाटा पसर गया। दादी ने अपनी कांपती हथेलियों से सपना मुंह ढका और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा था ना, दादी ने रोते हुए कहा। वो भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका मुंह इस घर से और अपने बीमार बेटे से कभी कम नहीं हुआ। वो जब अस्पताल में थे तब भी ये रोज़ सपने में आकर उनका हाल पूछते थे। उस रात घर का माहौल बेहद भावुक था। डर का नामो निशान मिट चुका था और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून था। सब समझ चुके थे कि मौत शरीर को मिटा सकता है, लेकिन एक पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार और रिश्तों का वो दृश्य धागा मौत से कई ज़्यादा मजबूत और अमर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।